A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 14th of March 2024 और आज के करंट अफेयर्स हमको करने हैं डिस्कस। फॉर ऑल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स ये सेशन आपके लिए जाते हैं। जो भी वनडे एग्जाम आप दोगे, स्टेट पीएससीज अगर दे रहे हो तो सारी सेंट्रल लेवल की करंट अफेयर्स यहाँ कवर हो जाएगी। डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, बैंक एग्जाम दे रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। CUET हुआ, क्लैट हुआ, बैंक वाले बच्चों के लिए स्पेशली बैंकिंग करंट अफेयर सेशन और बैंकिंग अवेयरनेस सेशंस अलग से लिए जाते हैं। डू चेक दैट आउट ऑल्सो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। चलिए, आज यानी 14th ऑफ मार्च को नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया साग कैलेंडर के हिसाब से फागुन महीना पड़ता है। शुक्ल पक्ष चल रहा है यानी मून बढ़ते हुए फेज में है और आज पंचमी है यानी मून कुछ इस तरह का दिखने वाला है। स्टार्ट करें कल पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में। तो कल 13th ऑफ मार्च को आई हैड आस्क्ड यू दिस वन क्वेश्चन, लेट अस सी the answer to it. Who has been announced 2024 laureate of Pritzker Architecture Prize? आर्किटेक्चर की दुनिया में दिया जाने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स माना जाता है प्रिस्कर प्राइज, और 2024 के लिए किसका नाम अनाउंस किया गया है? हु इज द पर्सन? रीकेन यामामोतो फ्रॉम जापान। देन सेशन के दौरान काफी सारे क्वेश्चंस और मैंने आपसे पूछे थे। लेट अस डिस्कस द आंसर्स ऑफ दैट आल्सो और फिर आज के सेशन की तरफ रुक करेंगे। सो रैंडमली मैंने एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स पिक किया है, विजय धामा, एंड आई हैड आस्क्ड यू राष्ट्रपति भवन के जो चीफ डिजाइनर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, वो दो लोगों की जोड़ी थी। तो हु वर दे? एक आपने ऑलरेडी एडविन ल्यूटन्स बता दिया था और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। ओके, देन हम बात कर रहे थे कुछ स्पीशीज़ के बारे में। जब हम लद्दाख के टर्म्स में देख रहे थे, लद्दाख का पूरा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्या है, तो हमने देखा कि वहाँ का जो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड है, स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है। तो इसकी IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से कैटेगरी मैंने आपसे पूछी थी। सो स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN के स्टेटस में, और ब्लैक नेक्ड क्रेन नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है। गॉट इट? ठीक है। देन हमने देखा था कि इंडिया स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड में सेकंड टॉप पे आ चुका है। आपसे मैंने कहा था टॉप कंट्री कौन सा है, बहुत ऑब्वियस है, एंड द आंसर इज चाइना। देन हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, और तब आई हैड आस्क्ड यू कि इसके हेड का क्या नाम है? डोरीन बागदान मार्टिन, शी इज द हेड ऑफ ITU, और हेडक्वार्टर कहाँ है ITU के? स्विट्जरलैंड, जेनीवा के अंदर। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो आई हैड आस्क्ड यू कौन है वो चेयरमैन? किशोर मकवाना। एंड ऑस्कर्स में हमने काफ़ी सारे अवार्ड परसों ही देख लिए थे, पर कल वापस से एक मेंशन आया था जब मैं प्रीवियस डेज के क्वेश्चन डिस्कस करी थी। आई हैड आस्क्ड यू बेस्ट एक्ट्रेस 96 अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स में किसको मिला है? सो एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन that were asked yesterday और जिनका आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर डूइंग कमेंडेबल जॉब बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी सेशंस। अच्छे से आप आंसर कर रहे हो, दिस शोज कि आप बहुत कंसिस्टेंट हो। काफ़ी सारे बच्चे मुझे रोज लाइव चैट में मिलते हैं, मतलब कंसिस्टेंट बच्चे दिख रहे हैं। चलिए जी, आज की शुरुआत करेंगे और अवार्ड कैटेगरी से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, सो उनको देख लेते हैं। पहला इन द लिस्ट इज साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। लिटरेरी ऑनर है ये, नेशनल अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड। सो दो व्यक्तियों को पर्टिकुलरली इंग्लिश और हिंदी के लिए जो दिया गया है ना, वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे 24 लैंग्वेजेस के लिए ये लिटरेरी जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसके लिए दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें दो कौन से नाम याद रखने, हिंदी के लिए किनको मिला है, इंग्लिश के लिए किनको मिला है। तो मुझे पहचानो के लिए संजीव जी को हिंदी कैटेगरी से साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, और रेक्विम इन राग जानकी, ये जो किताब आपको दिख रही है रेक्विम इन राग जानकी, इंग्लिश के लिए नीलम सरन गौर जी को मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। सो साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023-2024 में दिए गए, और इंग्लिश ऑथर नीलम सरन गौर को मिला है। इनकी बुक याद रखनी है रेक्विम इन राग जानकी, और हिंदी के लिए नॉवलिस्ट हैं संजीव जी, इनको मिला है मुझे पहचानो नॉवल के लिए। ठीक है। देन कल हमने न्यूज़ देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, साहित्योत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि साहित्य अकादमी को 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उसी साहित्योत्सव के दौरान ही ये सारे पुरस्कार भी दिए गए। क्या मिलता है जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है? सो एक ताम्रपत्र मिलता है, आप उसको एनग्रेव्ड कॉपर प्लैक बोल दीजिए, एक शॉल पहनाई जाती है, और 1 लाख रुपये का प्राइज मनी इसमें शामिल होता है। ना सिर्फ अवार्ड विनर्स के नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एग्जामिनर आपसे स्टैटिक इन्फो भी पूछता है, इसलिए हम वो भी देखते चलेंगे। साहित्य अकादमी की शुरुआत कब से हुई? सो इसकी स्टार्टिंग होती है 12th ऑफ मार्च 1954, और 12th मार्च जो अभी गया उसी पे 70 ईयर्स कंप्लीट होकर के साहित्योत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्ड है।
लिटरेचर, हमारे देश में अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें जो लिटरेचर यानी लिटरेरी वर्क होता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, पोम्स लिखी जाती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है और 24 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड्स देती है। ध्यान रखिएगा 24 इंडियन लैंग्वेजेस, 22 तो जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एंटर्ड हैं, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, इंग्लिश और राजस्थानी। पहली बारी अवार्ड कब दिए गए थे? 1955 में दिए गए थे और दोनों व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने हिंदी में जीता और जिन्होंने इंग्लिश में जीता पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। सो हिंदी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी जीते थे और इंग्लिश के लिए R.K. नारायण जी। अब मैं आपसे पूछ रही हूं इन दोनों की जो रचनाएं थी, जो लिटरेरी वर्क थे जिनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया, यू विल हैव टू नेम देम। सो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी किताब थी, R.K. शर्मा नारायण जी की कौन सी किताब थी, ये दोनों आपको लिखना है, ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया ये वाला न्यूज़? चलिए साहित्य से अब हम चलते हैं नाटक अकादमी की तरफ। सो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी हमने देखा और अब संगीत नाटक अकादमी देखते हैं। सो मंजुला रामस्वामी जी, किन की बात कर रहे हैं? मंजुला रामस्वामी जी, ये हैं। मंजुला रामस्वामी जी को मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 22-23 में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं इन द फील्ड ऑफ भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये वेटरन भरतनाट्यम गुरु हैं, यानी काफ़ी समय से भरतनाट्यम की फील्ड के अंदर एक्टिव हैं, सिखाती हैं, खुद भी परफॉर्म करती हैं। सो वेटरन भरतनाट्यम गुरु हैं मंजुला रामस्वामी, मंजुला रामस्वामी जी। देखिए भारत के अंदर राम नाम की बहुत धूम चल रही है, तो रामस्वामी जी को आप भरतनाट्यम से एसोसिएट कर सकते हैं। ये हैदराबाद बेस्ड एक डांस इंस्टीट्यूट है, श्री राम नाटक निकेतन, उसकी डायरेक्टर भी हैं। ओके, और इसमें भी क्या होता है? सेम होता है, अंग वस्त्रम यानी शॉल पहनाई जाती है, ताम्र पत्र दिया जाता है यानी एक प्लाक दिया जाता है और 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज होता है। ओके, चलिए ये दोनों न्यूज़ क्लियर हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने साहित्य के अकादमी के बारे में देखा, सो ये इंडिया की नेशनल अकेडमी है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ओके, म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रमोशन का वर्क किया जाता है, कंट्रीब्यूशन किया जाता है, नेशन में डेवलपमेंट किया जाता है इन फील्ड में, वो संगीत नाटक अकादमी ओवरलुक करती है। 28 जनवरी 1953 के अंदर ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया गया था। इस्टेब्लिश वैसे 52 में कर दिया गया था, ऑफिशियल इनॉग्रेशन 53 के अंदर किया गया। तो दोनों को साथ साथ जोड़ के याद कर लीजिएगा। जो हमारी साहित्य अकादमी 54 में शुरू हुई है, ये 53 के अंदर शुरू हो गई है। ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। ठीक है जी, चलिए एक और अवार्ड है एग्जैक्टली। सो ऑथर अमिताभ घोष, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत पॉपुलर ऑथर हैं, पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया के अंदर, उससे नवाजे जा चुके हैं। सो अमिताभ घोष जी को अवार्ड किया गया है विद इरास्मस प्राइज 2024। इरास्मस प्राइज 2024 किसको मिला? अमिताभ घोष जी को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना वर्क किया है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, उससे रिलेटेड मिला है। इंडियन राइटर अमिताभ घोष अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस इरास्मस प्राइज। कौन देता है ये इरास्मस प्राइज? एक जाहिर सा क्वेश्चन आता होगा दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में भी आता है, पूछ भी सकते हैं कई बार। सो नेदरलैंड्स की एक फाउंडेशन है प्रीमियम इरास्मियनम, और ये इस अवार्ड को देती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ऑन द थीम, व्हाट वाज द थीम? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, जो सोचा नहीं जा सकता उसको इमेजिन कीजिए। और उसमें इन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस और ह्यूमन इंटरैक्शंस विद नेचर से रिलेटेड अपना जो लिटरेरी वर्क किया, उसके चलते ये अवार्ड इनको दिया गया, अमिताभ घोष इरास्मस प्राइज 2024। इसी के साथ साथ अमिताभ घोष जी ने जो और इम्पॉर्टेंट 2 अवार्ड का मेंशन मैंने सिर्फ यहाँ पे किया है। पद्मश्री 2007 में मिला था और 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको 2018 के अंदर अवार्ड किया गया था। ठीक है, सो ये हमारी आज की अवार्ड कैटेगरी होती है खत्म। अब हम आते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के साथ, जनरल इन्फो, जो कई बच्चों को नहीं पता क्योंकि हर रोज हजारों बच्चे नए जुड़ते हैं। सो जो भी कुछ आप पढ़ते हो डेली करंट अफेयर में, पहली बात तो ये सेशन कब आता है? रोज दिन में 12 बजे आपके लिए प्रीमियर किया जाता है। और इसका जो PDF है, हिंदी का अलग मिलता है, इंग्लिश का अलग मिलता है। परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में फ्री में अवेलेबल होता है।
आप चाहें तो परचम के टेलीग्राम चैनल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कई बच्चों को यहाँ से डाउनलोड करने में इशू आ रहा होता है, उसमें परचम का कोई रोल नहीं है, वो जो टेलीग्राम है उसी में कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा, इसलिए आप ऐप से जाकर के भी ले सकते हो। अगर आपको वीकली और मंथली सीए मैगजीन चाहिए, डेली पीडीएफ आप लेते ही हो, लेकिन अगर आपको पूरा वीकली कंपाइलेशन कैटेगरी वाइज चाहिए, हर न्यूज़ कैटेगरी के हिसाब से लगी हुई, स्टेट न्यूज़ अलग, नेशनल अलग, स्कीम्स अलग, स्पोर्ट्स अलग, या फिर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, तो parchamclasses.in पे जाना होगा। अगर आप फ्रीक्वेंटली पीडीएफ से पढ़ते हैं, आई विल रेकमेंड कि समय और पैसे दोनों बचाने के लिए सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। हालांकि इंडिविजुअल पीडीएफ भी काफ़ी इकोनॉमिकली प्राइस्ड है, फिर भी आपको बेनिफिशियल हो जाता है, डिस्काउंट वगैरह सब मिल जाता है, तो ये आप परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। चलिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो रिचा मैम इतना ही बताएंगे अभी। अब आप हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, कभी भी पीडीएफ लिया और मिल नहीं रहा तो प्लीज़ ईमेल एड्रेस है parchamclasses06@gmail.com, यहाँ लिखा करिए, या फिर आप ऐप चैट में भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी कुछ बाय करें, इट इज़ माई अपील टू यू, इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह बाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पूरा पोस्टर देखिए। अगर 1% भी आपको कोई चीज़ का डाउट है, प्लीज़ हेल्पलाइन को कांटेक्ट कीजिए, फिर ही बाय कीजिए। बाद में परेशान नहीं होना है कि हमने सोचा कुछ था, है कुछ। हालांकि हम सब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंटली लिखते हैं, फिर भी आई डोंट नो वाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ केसेस में, सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ओके। जहां भी फ्री मटीरियल अवेलेबल है, चेकआउट कर लीजिए सैम्पल, उसके बाद ही बाय कीजिए। आपका सेटिस्फैक्शन हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, होना भी चाहिए, राइट। हर एक पैसा आपका सही जगह जाए ये हम इंश्योर करते हैं, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हो आपको भी पता होना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज पे। आज 14 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। पहला आता है पाई डे। पाई 3.14 के आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, राइट। सो ये जो पाई डे है, ये क्यों मनाया जाता है? मैथमेटिक्स की फील्ड के बारे में और थोड़ी अवेयरनेस बोल दीजिए, या उसकी सिग्निफिकेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए, मार्च यानी 3rd महीना और 14 तारीख, सो इसीलिए ये दिन चूज़ किया गया है एक तरह से, क्योंकि या इसी को कोइंसाइड करता है कि 3.14 जो पाई की मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई जो है, उसकी फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इस तारीख से डिपिक्ट होती हैं। सो 14 मार्च को आता है पाई डे। इसको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, 3 से मार्च और 14 तारीख हो गई 3.14। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, ये सबसे पहले किसने कैलकुलेट की थी? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, आर्किमिडीज ऑफ साइरक्यूज। अब आर्किमिडीज क्यों नहीं बोलते थे आर्किमिडीज ऑफ साइरक्यूज? क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्किमिडीज हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, इसलिए पूरा नाम लिखा जाता है आर्किमिडीज ऑफ साइरक्यूज। 1737 में ये जो पाई आप सिंबल देखते हो ना, वैसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई इस वैल्यू के लिए, ये ग्रीक में ये सिंबल यूज किया ही जाता था। इसको पाई की वैल्यू की तरह पॉपुलराइज किसने किया? सो लियोनार्ड यूलर, इन्होंने इस सिंबल को पाई के सिंबल या डिनोशन की तरह पॉपुलराइज किया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1988 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे लैरी शॉ, ये नाम ध्यान रखिएगा, लैरी शॉ, ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ पाई डे। सो 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन जो है आर्किमिडीज ऑफ साइरक्यूज और दूसरे लैरी शॉ। और पाई डे के दिन यानी 14 मार्च को ही एक बहुत जीनियस का बर्थडे भी आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ एनिवर्सरी इनकी पड़ती है। वाज अ पॉपुलर फिजिसिस्ट, एवरीबडी नोज। तो ये है पाई डे फॉर एवरीबडी, गॉट इट। चलिए, अब 14 मार्च को, 14 मार्च को एक और कौन सा डे आता है? इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। जो नदियां हैं पूरे दुनिया भर में, उनके लिए एक्शन लेने के दिन के तौर पे भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, वाटर फॉर ऑल थीम रही इस बार की। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं है। चलिए, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जो हमारी है, भारत की होम मिनिस्ट्री, उन्होंने एक दिन को अनाउंस या डिक्लेयर कर दिया है एज हैदराबाद एक्सेशन डे। जिस दिन हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा फॉर्मली बनाया गया था, यानी कि उनको निज़ाम रूल से फ्री किया गया था, उस दिन को हैदराबाद एक्सेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट आया है होम मिनिस्ट्री का। और कौन सी तारीख इसके लिए तय की गई है? 17 सितंबर। कौन सी डेट? 17 सितंबर। हैदराबाद फॉर्मेशन डे या हैदराबाद एक्सेशन डे की तरह इसको मनाया जाएगा। और अगर आप देखें तो ऑपरेशन पोलो एक ऐसी कैंपेन थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने चालू की थी कि जाइए अब निज़ाम रूल से हैदराबाद को मुक्त कराइए और इंडियन रिपब्लिक का पार्ट बनाइए, इंडिया का पार्ट बनाइए रादर, जो उस समय डोमिनियन था। सो
आयरन मैन जो हमारे सरदार पटेल थे, उन्होंने 13 सितंबर 1948 को ये कैंपेन या ये मिशन ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। और कौन लीड कर रहे थे इसको? मेजर जनरल JN चौधरी। और उसके बाद हैदराबाद को निज़ाम रूल से फ्री करके इंडिया के अंदर मर्ज किया गया। सो जब इंडिया फ्री हुआ या जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके करीब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 13 मंथ्स तक हैदराबाद हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था, वहां पे निज़ाम रूल चल रहा था। ठीक है, तो अब ये पूरी कहानी जल्दी से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज हैदराबाद लिबरेशन डे या हैदराबाद एक्सेशन डे, ओके, लिबरेशन डे। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया है 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएंगे। अच्छे से स्टैंप कर लीजिएगा दिमाग के अंदर। हैदराबाद 13 मंथ तक इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट नहीं था। किसके अंडर में आ रखा था? निज़ाम रूल के अंडर में आ रखा था, राइट। एंड फिर निज़ाम रूल से लिबरेट कब करवाया गया? 17 सितंबर 1948 को। कौन से मिशन के तहत? ऑपरेशन पोलो। हैदराबादी बिरयानी खा के पोलो खा लीजिए, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर को जिसकी शुरुआत हुई थी। ये उस समय का हैदराबाद है जो आपको दिखा दे रहा है इस मैप के ऊपर। देन देखिए, जब इंडिया का पार्ट बन गया, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी 1956 की, जिसके तहत काफ़ी सारे स्टेट्स को आपस में मिलाया गया था, अलग किया गया था। तो उसी के तहत स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हैदराबाद स्टेट जो था उसको आंध्रा स्टेट के साथ में सेम लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज को स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पे फॉर्मेशन में लाया गया। तो आंध्र प्रदेश जो आज हम प्रेजेंट फॉर्म में देखते हैं, आज प्रेजेंट फॉर्म तो नहीं, जब तेलंगाना इसके साथ एसोसिएटेड था, वो 1956 में एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया आंध्र प्रदेश का 2014 में, और अब तेलंगाना अलग है ना आंध्रा से, तो प्रेजेंट स्टेट तो ये है। लेकिन 1956 में ये जो हैदराबाद स्टेट बना था निज़ाम से अलग करके, उसको आंध्रा स्टेट में मिक्स किया गया। ठीक है, फिर 2014 में आंध्र प्रदेश को ब्रेक करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य अलग निकल गए। जो आज हम देखते हैं ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, और ये जो आंध्रा स्टेट बना था इसकी भी अपनी कहानी है। इंडिया में पहला राज्य, पहला स्टेट जो प्योर लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था, सेम भाषा बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में कर दीजिए, वो कौन सा स्टेट था? आंध्रा स्टेट था, स्टेट ऑफ आंध्रा। सो आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 में आया। तो पहले 1953 की कहानी है कि आंध्रा एग्जिस्टेंस में आया। कैसे आया? जो उस समय मद्रास स्टेट हुआ करता था, स्टेट ऑफ मद्रास, जिसको अब हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ मद्रास से स्टेट ऑफ आंध्रा को अलग किया गया था। किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, सो 1953 में आंध्रा स्टेट आया। 1956 के अंदर इसमें हैदराबाद को ऐड कर दिया गया। फिर 2014 की बात करें तो फिर आंध्रा और तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ये थोड़ी क्रोनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगली खबर स्टेट न्यूज से। स्टेट न्यूज ही चल रही है अभी, हैदराबाद की भी स्टेट न्यूज है, ऐसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेज में भी आप डाल सकते हो। स्टेट न्यूज आ रही है अगली असम से। कहाँ से आ रही है? असम से। असम के अंदर एक तो आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां भी पीएम मोदी जी ने दौरा भी किया था, मतलब घूमे थे वो। दूसरा वहां पे है पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, सो ये जो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, पॉबीतोरा है ना, पॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसको डी नोटिफाई करने के लिए जो स्टेट कैबिनेट है वो पहल कर रही है। अब डी नोटिफाई का मतलब, नोटिफाई करना यानी किसी भी एरिया को, अगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना, और डी नोटिफाई यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से बाहर कर देना कि अब हम इसको प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रखना चाहते। तो अब ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। कॉन्जर्वेटिव्स जो हैं उनका ये कंसर्न आ रहा है कि भाई यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनो जो हैं, जो आपने इस पिक्चर में देखे होंगे ना, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे सिंगल हॉर्न, वन हॉर्न राइनो जो है उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया में देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया में कहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोज की है तो वो पॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर है। अगर आप इसको डी नोटिफाई कर दोगे तो फिर इनके कंजर्वेशन का क्या करेंगे? तो स्टेट बोल रही है भाई हम इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे ताकि यहाँ पे इनका कंजर्वेशन इंश्योर किया जा सके। लेकिन जिस समय इसको गठित किया गया था, जिस समय ये नोटिफाई किया गया था, तब कैबिनेट से पूछा नहीं गया था, सीएम से बात नहीं की गई थी, और इसके अंदर जो लोग थे, अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जब किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, राइट। तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस अभी तक उनको प्रॉपर सेटल नहीं किया गया है, और फॉरेस्ट के अंडर में कुछ एरिया ले लिया गया है जबकि वो उनके अंडर में आता ही नहीं है, स्टेट के अंडर में आता है। तो इसलिए जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम इसको डी नोटिफाई करवाएंगे, और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाने मतलब अपनी याचिका लगा दी है। ठीक है, तो अब ये पूरा केस मोटा मोटा समझ में आ गया। अब देख लेते हैं
असम कैबिनेट ने डिसाइड किया है डी नोटिफाई करना पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को। अब ये सैंक्चुरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास है तो उसके नॉर्दर्न साइड में आती है, सदर्न साइड में आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कौन से स्टेट में आती है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं सब बताऊंगी आपको। सो वन हॉर्न राइनो की वन ऑफ द प्राइम हैबिटेट्स है इंडिया में आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, कम एरिया में ज्यादा वन हॉर्न राइनोज कहाँ रहते हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनोज की यही है, पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा काजीरंगा में है, डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ है। तो गुवाहाटी के पास में करीब 48 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी ये पड़ता है। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कब? 17 मार्च 1998 में। सो 1998 में इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नोटिफाई किया गया था। असम गवर्नमेंट ने फाइल कर दी है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि भाई आप डीमार्केट जो कर रखा है बाउंड्री करीब 38.8 स्क्वायर किलोमीटर की एज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसको हटा दीजिए। पहली चीज तो एनक्रोचमेंट और इलीगल एक्टिविटीज जो अंदर चल रही है उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, और इको सेंसिटिव जोन इसके आसपास आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये सब आप रिलीफ इन सब चीजों से हम चाह रहे हैं, ठीक है। देन जब 1998 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने असम के इसको नोटिफाई किया था तो प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ ही नहीं कैबिनेट के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ में, और इसीलिए कुछ ऐसी एरियाज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है जिसको नहीं किया जाना चाहिए था। ये बात सामने आई है। अनसेटल्ड राइट हैं लोगों के जो उस एरिया में रिजाइड कर रहे हैं, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, गरीब लोग हैं, अब वो और क्या करेंगे, वो जंगल पे निर्भर थे, अब वो उस तरीके से एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो आप डी नोटिफाई कीजिए। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डी नोटिफिकेशन ऐसे नहीं होता कि कैबिनेट ने डिसाइड किया और जाकर के अपने मर्जी से कर लिया। नो, डी नोटिफिकेशन का जो प्रपोजल है, किसी भी सैंक्चुरी या नेशनल पार्क को अगर आपको डी नोटिफाई करना है, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की लिस्ट से बाहर निकालना है, तो उसका जो रिकमेंडेशन है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रपोज करता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट के जो प्रोविजन है उनके हिसाब से, और फिर फाइनल अप्रूवल कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देती है। तो इस तरीके से जाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या आगे डेवलपमेंट्स होते हैं। अभी के लिए इतना न्यूज़ यहाँ से आ रखी है, ठीक है। अब पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में देख लेते हैं। इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मिनी काजीरंगा कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को कहा जाता है? पबितरा को कहा जाता है। ये फ्लड प्लेन्स जो हैं ब्रह्मपुत्रा के, वहां पे लाई करता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मोरीगांव। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मोरीगांव। और मोरीगांव के अंदर ही एक सेमीकंडक्टर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाईएस्ट डेंसिटी वन हॉर्न राइनोस की पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर है। अब इसका मैप पे एक बार प्लेसिंग देख लेते हैं। ये रहा पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये आपको ब्रह्मपुत्रा नदी, इफ यू आर एबल टू सी, ये दिख रही है, तो उसके सदर्न साइड में पबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पड़ती है। और ये देखिए, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिस इज पबितरा। इसमें सारी मार्किंग नहीं की गई है, दो चीजें दिखाने के लिए आप शोन इट टू यू। तो असम में ये पड़ता है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। चलिए, अब वन हॉर्न राइनो का भी मेंशन आया तो इन भैया के बारे में भी थोड़ी बात कर लें, है ना। हु इज ही? ये वन हॉर्न राइनो जो है, दुनिया में, पूरी दुनिया में 5 स्पीशीज ऑफ राइनो पाई जाती है। उसमें से एकमात्र स्पीशी जो इंडिया के अंदर मिलती है, दैट इज वन हॉर्न राइनो, ओके। और ग्रेट वन हॉर्न राइनो टू बी प्रिसाइज, ग्रेट वन हॉर्न राइनो अकेली एकमात्र ऐसी स्पीशी है जो इंडिया में पाई जाती है। IUCN लिस्ट में क्या है? ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है। सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है इसको? इसके हॉर्न के लिए इसको मारा जाता है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ की ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेशनल सिग्निफिकेंस तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी एक बार नज़र दौड़ाने जैसी तो है। सुरेंद्र सिंह यादव जी को नया DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नियुक्त कर दिया गया है चंडीगढ़ का। ये व्यक्ति कौन है? हमारे धनखड़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट जी, और ये हैं सुरेंद्र सिंह यादव जी, जिनको नया DGP बनाया गया है। ओके, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्यों यूनियन मिनिस्ट्री क्यों आई बीच में? क्योंकि चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अपॉइंट किया है सुरेंद्र सिंह यादव जी को DGP चंडीगढ़ का। ये रिप्लेस करेंगे प्रवीर रंजन जी को। अब ध्यान दीजिएगा, प्रवीर रंजन जी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है। अभी पोस्टिंग नहीं आई है। CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, याद है? नीना सिंह जी याद हैं, जो पहली महिला हेड बनी CISF की, डायरेक्टर जनरल बनी। तो अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे प्रवीर रंजन जी को अपॉइंट किया गया है CISF के।
ठीक है, CISF याद रखिएगा। सो ये एक और नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रवीर रंजन, नीना सिंह जी के साथ में प्रवीर रंजन जी भी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट संभालेंगे, अभी इनको रिलीव नहीं किया गया है। चलिए, सो स्टेट न्यूज़ खत्म हो जाती है। अगली न्यूज़ हम देखते हैं थोड़े अपॉइंटमेंट्स के एंगल से। तो एक न्यूज़ आ रही है ISMA यानी कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, 50-50% पे मैं इसको रखूंगी। ISMA ने अपॉइंट किया है दीपक बालानी को न्यू डायरेक्टर जनरल के तौर पे, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ओके। सो शुगर की एक बॉल जैसा आप इमेजिन कर सकते हो, या शुगर ज़्यादा खाओगे तो बाल नहीं रहेंगे, बालानी ऐसे कर सकते हैं। सो ISMA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, 1932 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। ये आ गया जी, और इसके अंदर इफ़ यू सी, अभी मैं बताती हूँ, चलो। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है वर्चुअली 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ का इंडिया के 2 स्टेट्स के अंदर, गुजरात में 2 फैसिलिटीज़ और असम के अंदर 1। और आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पे एस्टैब्लिश होना चाह रहे हैं। सेमीकंडक्टर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर काम में आता है, राइट। सो जब कोविड का टाइम आया था तो हम बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, तो वहाँ बहुत दिक्कत आई थी, तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम खुद ही बनाएंगे। सो अब ये 3 फैसिलिटीज़ हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। 2 गुजरात के अंदर हैं, एक धोलेरा में जो सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इंडिया की है धोलेरा के अंदर, दूसरी सानंद गुजरात में, और तीसरी मोरेगांव असम के अंदर, वही मोरेगांव जहां पे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मेंशन हमने देखा। चलिए, सो पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.25 ट्रिलियन, यानी कि 1.25 लाख करोड़, इतना लागत से ये पूरे प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं। और ये उन्होंने जो वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन लाए किया, वो इंडियाज़ टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत, ये पूरा एक इवेंट चल रहा था, उसके दौरान इन्होंने किया। 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात का है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा बिकॉज ये फर्स्ट फैसिलिटी है। देन OSAT फैसिलिटी सानंद गुजरात में, और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT अगेन कहाँ, मोरेगांव असम के अंदर। ना जो धोलेरा वाली फैसिलिटी है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेटअप कर रही है, मोरेगांव वाली भी यही देख रहे हैं। एंड फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है ये, जो कि धोलेरा वाली है, करीब 91,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, और इसमें जो चिप प्रोडक्शन है वो 2026 में चालू हो जाएगा। सो फर्स्ट गॉट इट। चलो, अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो न्यूज़ होती है वो मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड या पूरे नेशन की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड हम लेते हैं। सो लॉन्च ऑफ शब्द क्या है, शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन एंड रिवैम्प्ड वेबसाइट, अभी आपको नहीं पढ़ने में आ रहा होगा, अगली स्लाइड में दिख जाएगा, ऑफ DD न्यूज़, आकाशवाणी न्यूज़ ऑन एयर ऐप। अभी ना जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं, ब्यूटीफुली एक्टिव हुई हैं, हमारे बहुत काम की हैं ये। अगर आप इन सबको सब्सक्राइब करके आप फॉलो कर लोगे तो काफ़ी सारी डेली अपडेट आपको वहाँ मिल जाती है ब्यूटीफुल पोस्टर्स के साथ, राइट। परचम ऐप भी आपकी हेल्प कर रही है ऑल्दो इसमें। सो DD न्यूज़, आकाशवाणी और न्यूज़ ऑन एयर, इनकी जो ऐप्स हैं और वेबसाइट है वो रिवैम्प होकर के लॉन्च कर दी गई हैं, यानी वापस से इनको थोड़ा मॉडिफाई करके अपडेट करके लॉन्च किया गया, और इसीलिए 1-2 दिन से काम नहीं कर रही थी, राइट। हम जब न्यूज़ खोदते हैं तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट वेबसाइट्स को चेकआउट करते हैं, तो दे वर नॉट वर्किंग। और साथ ही साथ शब्द को भी लॉन्च किया गया है, यानी कि अलग अलग पोस्टर्स, न्यूज़, वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उनके ऊपर भी न्यूज़ शेयर की जाएगी। और किसने लॉन्च किया ये, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। सो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च रिवैम्प्ड यानी कि एक तरह से नया वर्जन ऑफ वेबसाइट फॉर आकाशवाणी DD न्यूज़। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये मैंने शब्द की वजह से इस न्यूज़ को लिया है, बाकी नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कौन सी वेबसाइट रिवैम्प लॉन्च हुई है। शब्द प्रसार भारती का शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, ये शब्द का फुल फॉर्म है, और शब्द प्रसार भारती के अंडर में आता है, जिसके तहत न्यूज़, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो वोटो सब शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो शब्द के लिए ये न्यूज़ देख लीजिएगा थोड़ी सी। अगली खबर पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्चेस फर्स्ट सीजन ऑफ स्वराज ऑन OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम, ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। Amazon प्राइम जो प्लेटफॉर्म है उस पर सरकार की तरफ से चलाया जा रहा एक सीरीज, और उसका नाम क्या है, स्वराज लॉन्च किया गया। इसका पहला सीजन लॉन्च किया गया, करीब 10 एपिसोड इसके अंदर होंगे और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ये दिखाया जाएगा। क्या है स्वराज सीरीज, इसके अंदर जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हीरोज हैं उनकी पूरी स्टोरी नरेशन वगैरह एपिसोड्स के फॉर्म में आएगी, राइट फ्रॉम द टाइम
वास्को डी गामा जब इंडिया पहुंचे थे 1498 में, तब से लेकर के हमने जब इंडिपेंडेंस ली, राइट, 1947 में, तब तक का पूरा जर्नी भारत का जो रहा वो स्वराज में डिपिक्ट किया जाएगा। तो कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे? Amazon प्राइम पे। कौन सी सीरीज? स्वराज सीरीज। दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, योग महोत्सव 2024 इनॉग्रेट कर दिया गया। योग महोत्सव क्या होता है? 100 दिन बचे हैं इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए। योगा वैसे गलत वर्ड है, योग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है उससे 100 डेज प्रायर स्टार्ट कर दिया जाता है योग महोत्सव, और वही इनॉग्रेट इस बार भी किया गया है। सो सेलिब्रेटिंग 100 डेज काउंट डाउन, पीछे की तरफ उल्टी गिनती चालू हो गई इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2024 की। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? नई दिल्ली में। आयुष मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इनॉग्रेशन, उनकी प्रेजेंस में इनॉग्रेशन हुआ है। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वैद्य राजेश कोटेचा, नाम रटने की जरूरत है? इन माई ओपिनियन नो। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया योग महोत्सव 2024। 100 दिन का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंटरनेशनल योग दिवस कब आता है? मैं सोच रही थी आपसे पूछूंगी, पर मैंने लिख रखा है आंसर यहाँ पे, जून 21। सो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो अभी पूरा योग महोत्सव चल रहा है, इसकी थीम क्या है? योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं पे फोकस करता हुआ इस बार का थीम रखा गया है। ठीक है, सो कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज 2019 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेशल आइलैंड्स में हुई है। INS तीर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 16 प्लस इंडिया कंट्रीज वर देयर। अब आपको मैं मैप पे प्लेसिंग दिखा देती हूँ। ये सेशल आइलैंड्स की प्लेसिंग है, देखिएगा। दीज आर सेशल आइलैंड्स। सो मैडागास्कर के ईस्ट में नहीं बोलेंगे, सॉरी, मैडागास्कर के नॉर्थ में, अफ्रीका के ईस्ट साइड में सेशल आइलैंड्स पड़ते हैं। सबसे छोटी कंट्री अफ्रीका की सेशल्स है। गॉट इट। चलिए अगली खबर अब हम लेते हैं, और उसके लिए एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। रिसेंटली अदू अटोल, कौन सा अटोल? अदू अटोल हैज बीन इन न्यूज। विच कंट्री डज दिस अटोल बिलोंग टू? अदू अटोल अभी न्यूज में रहा। क्या न्यूज थी वो मैं बताऊंगी। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू मालदीव्स। हमारा जो वाटर नेबर है मालदीव्स, उससे रिलेटेड है। और ये है अदू अटोल। ये मालदीव्स का सबसे सदर्न मोस्ट अटोल है। अटोल क्या है? लगून्स जो आइलैंड बना देते हैं ना, लगून्स बोले, कोरल्स बोले, ठीक है। सो कोरल नॉट लगून, एक तरह का लगून होता है अटोल लगून, और कोरल्स की वजह से, मूंगों की वजह से ये बनता है। सो इंडिया ट्रूप्स ने अपना विड्रॉल शुरू कर लिया है मालदीव से, राइट। सो 25 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको डिप्लॉय किया गया था सदर्न मोस्ट अटोल जो अडू अटोल है, और उन्होंने वहां से वापस आना शुरू कर दिया। हालांकि डेडलाइन 10 मई की दी गई थी हमको, लेकिन हमने हमारे फोर्सेस वापस बुलाने शुरू कर दिए। हमें नहीं रहना आपके यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी टेक्निकल टीम ऑलरेडी भेज दी। अब देखिए कहानी क्या थी। जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू हैं, उन्होंने इस बार जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, तो एक उनका एजेंडा, प्रोपेगेंडा ये भी था कि हम इंडिया आउट कर देंगे मालदीव से, राइट। तो उन्होंने इंडिया आउट, अब वो प्रेसिडेंट बन गए तो अब इसका प्रॉमिस निभाना भी है, तो उन्होंने कह दिया हमें कि 10 मई तक आप अपने जितने भी सोल्जर्स हैं, मिलिट्री ट्रूप्स हैं, वो आप मालदीव से हटा लीजिए, बिकॉज हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। सो इंडिया ने बोला कि भाई वैसे भी हम आपके ऊपर कुछ हमला करने के लिए तो लगा नहीं रखे थे, हमने आपको 3 गिफ्ट किए थे। एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था, 2 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे। आपकी जो भी त्रासदी कभी आ जाए, कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके लिए, तो उनकी रखवाली के लिए है। सो उन्होंने बोला नहीं आप ट्रूप्स ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, ट्रूप्स हम वापस बुला लेते हैं, हम टेक्निकल टीम आपके पास भेज देते हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है मालदीव्स। और वो क्यों पहुंची है? क्योंकि इंडिया ने 1 एयरक्राफ्ट और 2 चॉपर्स, डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स मालदीव्स को गिफ्ट किए थे, और हमारे जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। तो इस सबके चक्कर में जो अटोल न्यूज में आया वो कौन सा है? दैट इज अदू अटोल। अदू अटोल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अदू अटोल को सीनू अटोल भी कहा जाता है, और ये सदर्न मोस्ट अटोल है मालदीव्स का। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो अगली खबर आप देख रहे हो, दिस इज द लास्ट न्यूज। इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ रुक करेंगे। सो मीथेन एमिशंस फ्रॉम एनर्जी सेक्टर नियर रिकॉर्ड हाई इन 2023 IEA रिपोर्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके हिसाब से जो भी एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनसे जो मीथेन एमिशंस हो रहे हैं वो अभी भी रिकॉर्ड के बिल्कुल पास पहुंचे हुए हैं। यानी आज तक जितने भी मीथेन एमिशन हुए होंगे किसी साल, उसके 2023 बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। जबकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मीथेन को हम कम करें, अगर हमें हमारे ग्लोबल जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से इस लिमिट के अंदर रखने हैं, तो राइट।
हालांकि यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक बात ये भी है कि इन्होंने कहा है अब क्योंकि हमने कुछ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, लॉन्च की हैं, जो कि मीथेन के एमिशंस को नोटिस करेंगी या फिर कैप्चर करेंगी, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मीथेन के एमिशंस कम हो। अब यहीं पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टाइम से आप क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। बताइए हाल ही में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो कि पर्टिकुलरली मीथेन की स्टडी के लिए स्पेस में भेजी गई है? हमने पढ़ा है अभी कुछ दिनों के अंदर ही, ठीक है। बताइएगा कौन सी सैटेलाइट है, कौन से देश ने या एजेंसी ने लॉन्च की है। सो प्लैनेट को हीट करने वाली जो मीथेन है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की वजह से वो अभी भी रिकॉर्ड के बहुत आसपास रही 2023 के अंदर, और करीब 120 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन एमिशंस 2023 के अंदर रजिस्टर किए गए, और इसमें से 2/3 यानी 2/3 एमिशंस वर फ्रॉम जस्ट 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, यूएस एंड रशिया। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि मीथेन एमिशन सबसे ज़्यादा किससे होते हैं? सबसे ज़्यादा केसेस तो नेचुरल हैं, वेटलैंड्स हो गए, जहाँ पे भी नमी रहेगी, पानी भरा रहेगा, वाटर लॉक कंडीशंस रहेंगी, वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी रीजंस हैं उनमें सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, यानी ह्यूमन लिंक्ड फैक्टर्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों द्वारा किए गए, एग्रीकल्चर, राइट, देन जो लाइव स्टॉक वगैरह आप रखते हो वो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, फार्टिंग से करें या फिर डकार से करें, उसमें मीथेन होता है। देन एनर्जी सेक्टर की वजह से वेस्ट जो आप करते हो, बायोमास बर्निंग करते हो, तो बाकी सारे जो रीजंस हैं वो इंसानों द्वारा किए गए हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल रीजंस आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ में आता है। लार्ज मीथेन एमिशंस जो डिटेक्ट किए गए हैं, सो मोर देन 50% कंपेयर टू 22। लार्ज मीथेन एमिशन, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ रिलीज हो गया और उसमें मीथेन प्रोड्यूस हो गए, ऐसे केसेस बढ़े हैं 2023 के अंदर। मीथेन करीब 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन आती है। ओके, सम 40% मीथेन नेचुरल सोर्सेज से रिलीज हुई है, इंपॉर्टेंटली वेटलैंड से, लेकिन उसके अलावा सब रिस्पॉन्सिबल इंसानों के ऊपर है। एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, लाइव स्टॉक बर्पिंग करती है ना, आप जो राइस कल्टीवेशन करते हो, वाटर लॉगिंग सिचुएशन होती है, उससे भी मीथेन प्रोड्यूस होती है। ऑयल और गैस फर्म्स ने हालांकि अब डिसाइड किया है कि हम 2050 तक मीथेन एमिशंस को काफ़ी कम करेंगे। तो ये हुई हमारी मीथेन एमिशंस के ऊपर रिपोर्ट। और क्योंकि आईईए ने दी है, सो आईईए क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे देश इसमें साथ आते हैं, 1974 में बनी थी। इंडिया भी इसका मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है रादर, 2017 में ऐड हुआ था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आईईए रिलीज करता है, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, नेट जीरो बाय 2050। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आईईए ने पब्लिश की हैं। गॉट इट जी? आज के सेशन की सारी न्यूज़ आ गई समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द कैटेगरीज एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम चलेंगे हमारे रिविजन सेक्शन की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले नए बच्चों को बता दूं, हर थोड़े दिन में मैं आपको इन्फॉर्म करती ही रहती हूँ। पुराने बच्चे इरिटेट होते होंगे, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। नए बच्चे जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेहनत दैट आर फैकल्टीज एंड आई एम डूइंग, वो भी आप तक पहुँचाना जरूरी है। सो एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का कोर्स आपके लिए परचम ऐप पे लाया हुआ है। जो भी 2024 के कैलेंडर में एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर आप उसमें जनरल अवेयरनेस तैयार करना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटीफुली मेड कोर्स, सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। आपके पीवाईक्यूज, पिछले काफ़ी सारे सालों के पीवाईक्यूज को स्टडी करके और कुछ एडॉन्स करके आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। एसएससी सीजीएल टियर 2 लेवल तक का एक कोर्स है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैटिक जीके मैं पढ़ा रही हूँ, पूरा जीए कोर्स भी मिल जाएगा। परचम ऐप पे आपको चेकआउट करना है, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो देखने हैं, पूरा सिलेबस दिया हुआ है वो देखना है। सेटिस्फाइड हो जाए तो लेना है, डिस्काउंट ऑफर ले लीजिएगा, नहीं मिले तो हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर सारे पीडीएफ इसमें मिलेंगे, हिंदी वाले नहीं है, समझाया हिंदी इंग्लिश दोनों में गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नीलम गौड़ एंड संजीव वन साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इन इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। नीलम गौड़ को इंग्लिश के लिए, संजीव जी को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। ठीक है भाई, मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस में? 24 में दिया जाता है, 22 प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। आपसे राइट पूछा जा रहा है, ओनली वन, डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Where will the first commercial semiconductor fabrication facility in India be set up? भारत की पहली
वाणिज्यिक अर्धचालक निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी कहाँ आएगी? गुजरात में, धोलेरा में। बिल्कुल, आ जाओ अगला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वापस से स्टेटमेंट है जी, और आपको बताना है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। मंजुला रामास्वामी हैज बीन कॉन्फर्ड विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 22-23। मंजुला रामास्वामी जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, बिल्कुल किया गया जी। शी इज अ फेमस कथक गुरु। कथक से एसोसिएटेड थी, किससे एसोसिएटेड थी? भरतनाट्यम से। नो जी, दिस इज रॉन्ग। सो नॉट करेक्ट पूछी गई है, बी इज नॉट करेक्ट। 2 क्यों, इसको 1 और 2 लिखो पहले तो। सो ओनली 2 इज नॉट करेक्ट। चलिए, What was the name of the lead ship of first training squadron 1T1 that participated in exercise Cutlass Express 24? Cutlass Express 24 में पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी शिप थी? ठीक है, जो कि लीड शिप है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की। क्या नाम है? तीर। तीर, INS तीर। ओके, नेक्स्ट। प्रीवियस डेज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। रिविजन में अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस लेते हैं रोज। सो 5 करंट के लेते हैं, 4-5 हम पुराने लेते हैं। CISF रेजिंग डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का कुछ दिन पहले हमने रेजिंग डे देखा था। कौन से दिन को मनाया जाता है? मैंने क्या कहा था? इंडस्ट्रियल फोर्स है, 10 लोग साथ में मार्च कर रहे हैं, 5 इधर 5 इधर, याद है? सो 10th मार्च। ओके, देन विच मिसाइल विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी यानी MIRV टेक्नोलॉजी वॉज टेस्टेड ड्यूरिंग मिशन दिव्यास्त्र? हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है और वो मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि बहुत सारे जगह पे एट अ सेम टाइम टारगेट कर सकती है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखती है। कौन सी मिसाइल है जी? अग्नि 5 मिसाइल। इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड बाय द पुलिस? हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु कहीं पे लॉन्च किया गया है पुलिस द्वारा। कैटल से रिलेटेड जो ट्रैफिकिंग होती है उसको चेक करने के लिए। कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। एंड देन रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ लाइफ प्रोटेक्शन प्लान फॉर इंडियंस फोकसिंग ऑन ब्लू कॉलर वर्कर्स? ब्लू कॉलर वर्कर्स पे फोकस करते हुए एक देश है जिसने इंडियन के लिए लाइफ प्रोटेक्शन प्लान चालू किया है कि अगर नेचुरल रीजन से भी डेथ हो जाएगी तो भी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। कौन सा देश है ऐसा? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन विल हैदराबाद लिबरेशन डे बी ऑब्जर्व्ड? हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? हमारे गृह मंत्रालय ने क्या अनाउंसमेंट किया है वो आपको मुझे बताना है। तो आज की क्लास तो यहीं पे खत्म हो गई। जो बच्चे अब एंड करना चाहें कर दीजिए, और जो बच्चे वेट करते हैं कि मैम कुछ बता दिया करो लास्ट में, वो बच्चे रुक सकते हैं। सो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट नहीं, आज का एक मोटो है जो कोशिश कीजिए आप फॉलो करें। नो टाइम। किस चीज का टाइम नहीं है हमारे पास? आपके और मेरे पास नहीं होना चाहिए। आई हैव नो टाइम टू बैटल ईगोज एंड स्मॉल माइंड्स। मैं अपनी बता सकती हूँ, जैसे मैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ, राइट? आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आपका एक लिमिटेड ग्रुप होता है, वो बच्चे आपके साथ इन ट्यून होते हैं, वो आपसे रोज मिलते हैं, वो आपको पर्सनली जानते हैं, एवरीथिंग दे नो अबाउट यू। बट डिजिटल ओपन सोर्स के ऊपर आप लाखों बच्चों से जुड़े हुए होते हो, वो आपको जानते भी नहीं हैं, और ऐसे केसेस आप भी उन बच्चों को नहीं जानते उनका क्या टेम्परामेंट है, नहीं है। जैसे लाइव चैट में कई बार हमको उल झलूल बातें देखने को मिल जाती हैं, राइट? ऐसे केसेस में व्हाट इज वाइज? What is wise? Do we get into altercations with them? कैसे कहा आपने ये, क्यों कहा आपने ये? हर बार हर मुद्दे पे हर स्मॉल माइंड के साथ, हर ईगोइस्टिक इंडिविजुअल के साथ बैटल में पड़ जाएं? क्या इसमें समझदारी है? या इट इज वाइजर टू चूज आवर बैटल? एनर्जी तो उतनी ही है ना। या तो आप छोटे छोटे ट्रिवियल नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजों में लगा दीजिए और कभी कुछ इंपॉर्टेंट आए तो एनर्जी नहीं है हमारे पास, राइट? या फिर आप चूज कीजिए, समझदार बनिए। सिर्फ शक्तिशाली बनना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, समझदार बनिए। कौन सी बैटल मुझे पिक करनी है? आपकी बैटल मेरे मतलब की नहीं है, आप मेरे लेवल पे ही नहीं हो, आपसे मैं क्या बहस करूं? यू आर नॉट ऑन दैट सेम वेवलेंथ एज मी। सो आपसे बहस में पढ़ के मैं अपनी एनर्जी मीटर डाउन करूं या आपसे बहस अवॉइड करके मैं अपना एनर्जी सेव करूं, ये डिसाइड करना है। और आज मैंने डिसाइड किया है, आज नहीं, मैंने तो काफी टाइम से डिसाइड कर रखा है। आई डू नॉट हैव टाइम फॉर योर कोट अनकोट नॉनसेंस, ठीक है? एक और बहुत सुंदर कहावत होती है इससे रिलेटेड कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ बैटल, चूजिंग टू नॉट पार्टिसिपेट इन अ बैटल डज नॉट मीन यू हैव लॉस्ट द बैटल।
किसी लड़ाई में आपने निर्णय लिया कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं आप वो बैटल हार गए हो, इसका मतलब ये आप समझदार हो, आप जानते हो कौन सी बैटल चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। सो ये नोट आपके लिए भी है, हर कभी, हर कहीं, हर किसी से वर्बल ऑल्टरकेशंस में, फिजिकल ऑल्टरकेशन में, मेंटल ऑल्टरकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, चलिए ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम दिन में 12 बजे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा।